रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, बहार रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं सैयद फहाद और अली नकाश की तरफ से अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। बहार रमज़ान और इसका एक सेगमेंट आज के मेहमान। 5 रमज़ान मुबारक है आज, और आज के दिन से हमारे सहरी में भी और अफ्तार में भी प्रोग्राम नशर होंगे, और रोज़ाना शहर में हमारे इलाके की कोई एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद होगी, जिससे हम रमज़ान के हवाले से भी बात करेंगे, उनके शोबे के हवाले से भी बात करेंगे, और उनके पर्सनल जो ज़िंदगी है, जो बचपन से लेकर इस लेवल तक वो पहुँचे हैं, उसके बारे में भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और शाम में आपको हमारे 3 सेगमेंट अफ्तार में नज़र आएंगे, जो कि हर एक दिन के बाद एक दिन नशर हुआ करेंगे। तो हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ कुरान की एक बहुत खूबसूरत आयत जो मुझे बहुत पसंद है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इससे आगाज़ किया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और इन नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत ये महीना रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ने हमें अता किया, और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इस महीने की जो बरकतें और रहमतें हैं, उनको इतना बढ़ा दिया कि हमारे लिए ये सब अनकाउंटेबल हैं। इसमें जो हम इबादत करते हैं, इसमें हम किसी को मुस्कुरा के देखें, जिसे हम कहते हैं सदका है, इसमें हम किसी की अगर मदद करें तो उसका अजर व सवाब इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है अल्लाह ने कि हम उसे गिन भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो एक मैसेज देते हुए हम अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इस रमज़ान में आप अपने अजीज़ों का, अपने पड़ोसियों का और अपने इर्द गिर्द जो आपके साथ काम करते हैं या आपके साथ रोज़ाना की बुनियाद पे मुलाकात उनसे आपकी रहती है, उनके बारे में ज़रूर सोचें, उनका ध्यान रखें कि क्या उनके अफ्तार पे दस्तरखान बेहतर तरीके से या कम से कम उस तरीके से जैसे आपके घर में लगता है वैसा लग रहा है। क्या उनके घर में सहरी के वक्त उनके बच्चे पेट भर के सहरी कर रहे हैं और रोज़ा रख रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में जो एक बहुत खुशी का दिन, ईद का दिन आने वाला है, क्या उनके बच्चे भी ईद के दिन नए कपड़े पहनेंगे, या वो बाहर निकलेंगे तो दूसरों को नए कपड़ों में देख के और एहसास कमतरी का शिकार होंगे। तो अपने आसपास के लोगों को ज़रूर इस चीज़ में याद रखें। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज के मेहमान, और आज के हमारे मेहमान कराची का एक बहुत बड़ा इलाका गुलशन हदीद, जिसे हाई लिटरेसी रेट के हवाले से भी जाना जाता है, सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड स्कूल के हवाले से जाना जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में एक ही इलाके से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का अगर कहीं जाना होता है तो वो गुलशन हदीद है, उसे जाना जाता है। तो इस इलाके के एक बहुत बेहतरीन निजी स्कूल नेशनल एजुकेशन सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारे सीनियर हैं, सर राशिद हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ने जैसे बताया, मेरा ताल्लुक़ जो है वो एजुकेशन से है, और तकरीबन 2000 से लेकर अब तक जो है वो मुस्तकिल जो है वो हम एजुकेशन से ही रहे हैं। पहले टीचिंग करते रहे और अब अपना जो है वो तालीमी इदारा चला रहे हैं। इसमें कुछ काबिज जो है वो हमने तालीम में यहाँ भी दी है, और इंटरनेशनली भी जो है वो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मुल्क से बाहर भी जो है वो मैं तालीमी इदारे के साथ जो है मुंसलिक रहा हूँ। जी बिल्कुल, हमारी नॉलेज में था, बहुत अच्छा हुआ ये आपने बताया कि हमारे इलाके में जो स्कूल के ऑनर्स, प्रिंसिपल्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो मैक्सिमम एजुकेटेड हैं और इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपने यहाँ पे स्कूल ऑन करने से पहले टीचिंग भी की, और इंटरनेशनल लेवल का जो एक्सपोजर आपको मिला उसका असर हमें आपके स्कूल के मामला में नज़र आता है। और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा कि इनके स्कूल में एक और बेहतरीन चीज़ जो हमें नज़र आती है कि रट्टाफिकेशन जो एक आज के दौर में बहुत लोग परेशान है कि ये स्टूडेंट में बढ़ता जा रहा है, उसके भी खिलाफ है। और साथ साथ दूसरी जो हमारी कोकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर बहुत फोकस करते हैं और बच्चों को आगे लेकर चलते हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सर, ये रिवायती गुफ्तगू नहीं है कि आप एज एजुकेशनिस्ट हमारे साथ बैठे हैं तो हम आपसे एजुकेशन पे बात करेंगे और उसके मसले मसाइल डिस्कस करेंगे। हम
हमारा मकसद आज की गुफ्तगू का ये है कि आप अभी भी नौजवान हैं माशाल्लाह, तो हमारे जो आगे वाली जनरेशन है, इस वक्त जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो आपके जितने स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, वो आपका इंटरव्यू देखेंगे, वो आपकी कुछ चीज़ें जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उनमें वो चीज़ आएगी कि यार हमारे सर ने ऐसा किया या हमारे सर की ज़िंदगी ऐसी थी, तो हम भी इसी को जो है फॉलो करें, आगे बढ़ें। तो मकसद है आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छी बातें बताना, या हमारी ज़िंदगियों में जो ऐसी चीज़ें आई हैं जो मुश्किल थी और हमने फेस किया, तो वो भी आगे जाके फेस कर सकें। तो सबसे पहले तो हम रमज़ान को लेके बात करते हैं, फिर हम आपके शोबे की तरफ भी आएंगे कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा हिस्सा है जो आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है। एक होता है बचपन जो बहुत ही पीछे चले गए, फिर एक थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं प्राइमरी लेवल पे, फिर सेकेंडरी लेवल पे, फिर कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं चाहूँगा इसको हम रमज़ान के साथ कनेक्ट करें कि किस एज ग्रुप में आपको रमज़ान में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। रमज़ान का अगर मुझसे पूछा जाए तो मैंने रमज़ान का जो सबसे बेहतरीन दौर गुजारा वो बचपन में, सबका ही होता है। उसमें बहुत सारी अच्छी यादें भी वाबस्ता होती हैं और कुछ इस तरह की यादें होती हैं जो हमेशा के लिए जो है वो आपके जहन पे नक्श हो जाती हैं। और उसका छोटा सा एक मैं वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा। मैं जब मैंने रोज़े रखना शुरू किए रमज़ान में, तो उस वक्त मुझ पर रोज़े फ़र्ज नहीं हुए थे। वो हमारे वाले साहब ने कहीं सिटी जाना था और गर्मियों का रमज़ान था, तो मैंने ज़िद की जैसे छोटे बच्चे जो अपने वालिदैन से करते हैं कि मैंने भी आपके साथ चलना है। वो हुआ ये कि वालिदैन ने मुझे सुला दिया और वालिद मेरे चले गए सिटी। जब मैं उठा मुझे पता चला कि मेरे वालिद जो हैं वो चले गए और मुझे नहीं लेके गए, तो मैंने ये किया कि मैंने गुस्से में आके अपना रोज़ा तोड़ा। और वो आज तक मुझे याद है कि जो है वो मैं इतना जज्बाती हो गया कि यार अब्बू मुझे लेके क्यों नहीं गए, मुझे लेके जाना चाहिए था। मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त थी कि मैं जो है वो गर्मी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन वो एज अ पेरेंट्स जो है वो सोच रहे थे कि इतनी गर्मी में लेके जाएंगे तो रोज़ा लग जाएगा। लेकिन वो लम्हा जो है वो मुझे आज तक जो है वो मुझे याद है। उसके बाद जो है वो अगर हम आए अपने जवानी की तरफ, तो जवानी के जो रोज़े हमने रखे वो ज़ाहिर एजुकेशन कॉलेज की भी चलती रही और थोड़ा सा स्ट्रगल भी उसके साथ साथ जो है वो चलती रही। वो थोड़ा मसरूफ़ जो है वो रमज़ान गुजरा। अब अगर हम देखें जवानी के बाद जब हम प्रोफेशनल अपनी लाइफ में आ गए, जॉब्स स्टार्ट कर दी, तो अब ये है कि शायद इतना मुश्किल नहीं होता रोज़ा, क्योंकि हम अपनी जॉब कर रहे होते हैं और आउटडोर जॉब भी नहीं है। तो हर दौर के रमज़ान का एक अलग ही मज़ा है। बचपन में अलग मज़ा आया, जवानी के रोज़ों में स्ट्रगल के साथ जो है वो कॉलेज की पढ़ाई भी है, रोज़े भी रख रहे हैं, सेंटर भी जा रहे हैं, और अब जो है वो ज़ाहिर है जॉब है। वो एक जॉब टाइम के बाद जो है वो थोड़ा सा स्पेयर टाइम मिल जाता है और इबादत का टाइम जो है वो इस एज में जाके मुझे लगता है कि शायद हमें ज़्यादा मिले। सर बहुत अच्छा आपने ये बताया, और मैक्सिमम मेरे ख्याल में शायद ही कोई बोले कि रोज़े रखने वाला जो दौर है वो बचपन के अलावा कोई बताया कि वो ज़्यादा अच्छा था। सबको बचपन वाला ही अच्छा लगता है। मैंने भी अपने पहले रोज़े में अफ्तारी बन रही थी तो सब मेहमानों को आना था, तो एक चाट मसाले पड़ा हुआ था, तो चुटकी मैंने मुँह में रख ली गलती से। लेकिन अब वो मसला ये हुआ कि रोज़ा तो नहीं तोड़ा, खुली तो कर ली, लेकिन वो जो थी अंदर से चली गई, और जो आखिरी 1 घंटा था वो काफ़ी प्रॉब्लम में रहा। तो मुझे आज तक याद है कि पहले रोज़े में वो चाट मसाला खाने के बाद जो 1 घंटा गुजरा, ये पानी भी नहीं पी सकते थे, और छोटे भी थे, कोई 7-8 साल के थे, तो मिर्ची भी ज़्यादा लग रही थी। तो वो यादगार लम्हात मेरे ख्याल में उस दौर में जो होते हैं वो नहीं भूले जा सकते। सर एक सवाल मैं बच्चों से भी कर रहा हूँ, जो हमारा अफ्तार में सेगमेंट है, और वो हर बच्चे से करने का मकसद सिर्फ ये है कि हर घर की अपनी एक रूटीन होती है, और बहुत कम ऐसे घर होते हैं, यहाँ तक कि सगे भाइयों की भी अगर फैमिलीज एक ही घर में अलग अलग फ्लोर पे रह रही हैं, तो उनके मामला अलग अलग होते हैं। उनके बच्चों के, उनके अपने घर के खाने का टाइम, खाना पकाने का टाइम, नाश्ता क्या करना है, कैसे करना है, हर मामला अलग होता है। तो हर बच्चे से सवाल करने का मकसद सिर्फ ये है कि हर बच्चे का एक्सपीरियंस शेयर हो और उसको और बच्चे भी सुने और समझें। तो ये सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं, आप टीचर हैं और रहनुमा हैं, आइडियल हैं बहुत से बच्चों के, तो आप इसमें क्या जवाब देंगे वो बच्चे भी सुनेंगे, और जो बच्चे अभी इसको अगर आपके नज़रियात से मुख्तलिफ लेके चलते हैं तो हो सकता है उनका नज़रिया चेंज हो गया, नहीं सर ऐसा कह रहे हैं तो हम भी ऐसे ही सोचेंगे। अब वो सवाल ये है कि जो हमारी 11 महीने की रूटीन होती है और फिर रमज़ान में उसी रूटीन को लेके हमें चलना है, सिर्फ एक इजाफा हो गया कि हमें रोज़ा रखना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सुबह उठने की टाइमिंग अक्सरियत की चेंज हो जाती है, सोने की टाइमिंग चेंज हो जाती है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल जाहिर सी बात है कम होता है और अपनी आप रूटीन भी लेके चलिए। तो वो स्टूडेंट लाइफ आपने भी गुजारी है और अभी भी आप इसी पेशे से मुंसलिक हैं। तो एज अ स्टूडेंट रमज़ान हमें हमारी रूटीन को आसान कर देता है या मुश्किल कर देता है? हमें पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है? अच्छा सवाल है आपका, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जवाब से जो है वो बच्चों को फ़ायदा पहुँचे। मेरे ख्याल में रमज़ान अल्लाह का जब इसको महीना कहा गया है तो इसके अंदर हर चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाती है, यानी पूरी फैमिली जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से नमाज़ों की पाबंदी भी कर रहे होते हैं और मसाजिद में जाके बाकायदा तौर पर नमाज अदायगी होती है। इसी तरीके से जो है वो सहरी का एहतमाम भी एक साथ हो रहा होता है, इफ्तारी का एहतमाम भी एक साथ हो रहा होता है। मेरे हिसाब से ये आइडियल जो है वो टाइम और सिचुएशन होती है रमज़ान की, कि जिसमें हम जो है वो बिल्कुल एक प्रॉपर वे में जो है वो अपनी टाइमिंग को एडजस्ट करके चल रहे होते हैं। हमने रात सहरी की, फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा आराम किया या तिलावत की और अपने जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या ऑफिस वगैरह के लिए हम निकल जाते हैं। उसके बाद जो है वो हमारा एक मखसूस टाइम है, हमने उसमें ऑफ करके आ जाना है, बाकी की इबादत फिर हमने करनी है। इसी तरीके से असर का टाइम है, असर से मगरिब का टाइम हमें स्पेयर में मिल जाता है, हम उसमें इबादत वगैरह कर लेते हैं। मेरे हिसाब से रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम बाकी 11 महीने की निस्बत जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करके जो है वो चल सकते हैं। बेहतरीन सर, लेकिन मेरा बैड एक्सपीरियंस ये हो रहा है कि जितने भी हमने बच्चों के प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं या जो हम लेके चलेंगे आगे, उसमें ज़्यादातर बच्चों की तरफ से ये जवाब आ रहा है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है रूटीन में। तो मैंने बोला हर बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है, तो जब मैं अपने दौर में गया तो मैंने बोला हाँ, हमें भी उस वक्त मुश्किल ही लगता था। आज हम बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन हमारा काम सिखाना है, बताना है। और ये महीना वही महीना है कि हमने बचपन से मस्जिदों में या स्कॉलर से या अपने टीचर से ये सुना कि इसमें जो आदतें आपने अपना ली वो अगले 11 महीने की आपकी ट्रेनिंग है। लेकिन हमारा नौजवान और जो अभी 7, 8, 9, 10 का बच्चा है वो चाहता है कि जो 11 महीने मैंने किया ना, मैं रमज़ान में भी वही करूँ, वैसे ही रहूँ। तो ये मकसद सिर्फ इस सवाल का यही था कि हर तरह का एक्सपीरियंस शेयर हो और फिर बच्चों उस हिसाब से अपने शेड्यूल को बनाया। बहुत अच्छी चीज़ है, शहरी में टाइम मिल जाता है थोड़ा सा, आधा 1 घंटे का। आज भी मैं अपने घर से निकला तो मेरी बच्ची बैठ के रिवाइज़ कर रही थी कि आज पेपर है और अभी टाइम है, तो तैयार भी नहीं हुई है, रिवाइज़ कर रही, क्योंकि अब नाश्ता भी नहीं करना, बस चेंज करेगी और फिर स्कूल चले जाएगी, तो टाइम तो मिलता है। सर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मैं चाहूँगा कि आपके होने से एक फ़ायदा उठाया जाए कि रमज़ान के हवाले से भी हमने बात की, आपके बचपन के हवाले से भी बात हो गई, आपने वाक़े को शेयर किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा पाकिस्तान का, कोई इसमें गलत बात नहीं है, मैं नेगेटिव बात करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन 2002 में जब हम मैट्रिक में थे तो हमारे एक सर थे, सर इकबाल, जो पेशावर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। उन्होंने एक बात हमें बताई कि ये जो हम आपको न्यूटन लॉ पढ़ा रहे हैं, और हमारा एक क्लास फेलो है जो इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है, और जब वो वहाँ पे पढ़ रहा था तो वहाँ पे पहले दिन उस टीचर ने सवाल कर लिया कि व्हाट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ। उसने वही डेफिनेशन बड़ी लंबी चौड़ी सुनाई जो हम आपको पढ़ाएं, और हम मजबूर हैं आपको पढ़ाने में, क्योंकि पेपर में यही आना है, ये लिखेंगे तो नंबर है। तो उन्होंने एक इंग्लिश का लफ्ज़ बोला, बेसिकली वो गाली है गलत लफ्ज़ है, स्लैंग लफ्ज़ है, कि उस टीचर ने उन्हें वो कह के बिठा दिया। अब वो हमारा दोस्त जो है ना परेशान रहा कि मैंने तो इतना अच्छा बताया और हमारे टीचर बचपन से याद था, और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंटों ने बिठा दिया। तो बाद में पता चला कि ये हमने सिर्फ उसकी थ्योरी पूछी थी, जो कि 3 लफ्ज़ों में या 1 लाइन में पूरी हो सकती थी, आपने 15 मिनट हमारे ज़ाया किए। तो उनका बताने का मकसद हमारा ये था कि हम वही रेक्टिफिकेशन, अब मैं बात कर रहा हूँ 2002 की रेक्टिफिकेशन, और हम चीज़ों को लंबा लंबा लेके चलते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि न्यूटन लॉ हो गया या और ऐसी थ्योरीज हो गई जो हम अभी तक सिलेबस में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दुनिया से ख़त्म कर दी गई है कि ये गलत नहीं है, साबित हो चुकी है, ये गलत है, और उनको सिलेबस से ख़त्म कर दिया, किताबों से ख़त्म कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक हिस्ट्री के तौर पर उसे रखा हुआ है। लेकिन हम उसे पढ़ रहे हैं, हम इस चीज़ को चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हमें आवाज़ महसूस होती है, कहीं ना कहीं से ये गूंजती है आवाज़ कि मॉडर्न स्टडी को लेके आगे बढ़ें, और बर्डनाइज जो हमने अपने बच्चों को कर दिया है, लो बर्डन के साथ हम एजुकेशन को लेके आगे बढ़ें। और हमें आप भी कहीं कहीं इस चीज़ में आगे नज़र आते हैं, लेकिन
हमने बहुत से स्कूलों को देखा है कि वो हमें जब हम पढ़ाया करते थे तो हमें कहते थे पूरी किताब पढ़ानी है, पहले सफ़े से लेकर आखिरी सफ़े तक पढ़ानी है, नहीं पढ़ाओगे पेरेंट्स आके बोलेंगे कि इतनी महंगी किताब हमने खरीद की थी और उसमें आपने 3 चैप्टर पढ़ाए नहीं। और जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी में स्कूल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा महंगी किताबें हमने खरीदी और उसमें 25% भी टीचर हमें नहीं पढ़ाते थे, क्योंकि सिलेबस में जितना होता था वही पढ़ाई जाती थी बात। और हम यही कहते थे कि यार इतनी महंगी किताब, इतनी मोटी किताब, और हमने इसमें 20% या 25% पढ़ा, 4 महीने का सेमेस्टर होता था। तो वहाँ पे समझ तो आ गया कि किताब में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने किस तरफ जाना है, किस चीज़ को पढ़ना है, तो यूनिवर्सिटी तो हमें सिखा रही है, लेकिन स्कूल लेवल पे ये चीज़ कब आएगी कि या कई जगह पे हमने देखा थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आप इसको कैसे चाहेंगे कि हम इसे पूरे तरीके से चेंज करें लो बर्डन के साथ और मॉडर्न दौर के साथ? मजबूर तो है हमें, क्योंकि बच्चे ने 9 घंटे में वही गवर्नमेंट के हिसाब से पेपर देने, उसके हिसाब से भी लेके चलना है, लेकिन साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें लेके चल सकते हैं। तो आपके तवज्जो से हो सकता है और हमारे जो जूनियर प्रिंसिपल्स या एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें भी चीज़ सीखने को मिले और वो भी अपने स्कूल में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल अच्छा सवाल है और ये बेसिक प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने ओरेकल प्रोफेशनल का डिप्लोमा किया, उसमें हमें ओरेकल की एसक्यूएल की एक बुक दी थी और वो बुक तकरीबन 500 पेजेस की बुक थी। तो हमने सर से कहा सर ये कौन पढ़ेगा बुक? तो सर ने कहा यार जितना आपको मैंने करा दिया वो सब इसमें आपने पढ़ लिया है। तो इससे एक चीज़ तो ये जाहिर हुई कि हम अगर प्रैक्टिकली चीज़ों को लेके चलें तो हम बहुत आसानी से जो है वो करवा सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकल बेस नहीं है। जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल बेस नहीं करेंगे हम जो है वो एजुकेशन में आगे जा ही नहीं सकते। हमारे दोस्त ममालिक जितने भी हैं जिनकी सरहदें हमारे मुल्क के साथ जुड़ी हुई हैं, हम बाहर ज़्यादा दूर नहीं जाते, उनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर है हमसे। वो इसीलिए बेहतर है कि उन्होंने एजुकेशन बर्डन कम किया और जो है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ जो है वो आ गए हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ही यही है कि जितने भी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके साथ एक ही प्रॉब्लम जो है वो आती है कि पेरेंट्स की तरफ से भी जो है वो कहा जाता है कि आप वही रिवायती तरीके से ही बच्चों को पढ़ाएं। हमने जब अपना सिस्टम स्टार्ट किया तो उसमें हमने बहुत जो है वो चीज़ें ऐसी थी कि जो रूटीन में चल रही थी उससे हट के करना शुरू की। उसके अगेंस्ट हमें बहुत ज़्यादा मुज़ाहिमत मिली पेरेंट्स की तरफ से, लेकिन हमने अपनी स्ट्रगल जो है वो फिर भी जारी रखी। ठीक है, हम थोड़ा सा रिवायती एजुकेशन की तरफ आए, लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंट जो है वो हमारी एकेडमिक जो हेड है उनकी तरफ से की गई। बेसिकली हमने अगर अपना तालीमी निज़ाम चेंज करना है तो हमें एजुकेशन के जो सिस्टम को बनाने वाले लोग हैं जो गवर्नमेंट से मुंसलिक हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक जो है वो बनती हैं, अब उनका जो सिनेरियो है, जो करिकुलम है, वो एक चीज़ पे ही बेस कर रहा होगा। तो प्राइवेट स्कूल की मजबूरी होती है कि वो उससे हट के कुछ कर भी नहीं सकते। प्राइवेट पब्लिशर्स को लगा देते हैं, उसमें स्टफ बहुत अच्छा मिल जाता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स या गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उससे ज़्यादा बेहतरी जो है हमें नज़र आ जाती है। लेकिन एट द एंड ये है कि इसमें जब तक गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं होगा, पर्सनली अगर कोई स्कूल वाला चाहे तो वो इतने ज़्यादा चेंजिंग इसके अंदर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बाउंड है अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन जो है वो उसने अपने इदारे भी चलाने हैं और एजुकेशन को भी लेके चलना है। तो इसमें सबसे बेहतरी तभी आएगी कि एजुकेशन से रिलेटेड लोग, सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपर्ट लोग हैं, हम उनको जब तक उस एसोसिएशन या उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नहीं बिठाएंगे तब तक जो है वो बेहतरी जो है वो सही तरीके से नहीं आ सकती। बिल्कुल सर, हम वही बात हो गई कि हम बाउंड हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तैयारी भी करवानी है जो बोर्ड सिस्टम है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम बाहर के सिस्टम्स देखते हैं कि बच्चा सिर्फ जो स्कूल जा रहा है 4 घंटे के लिए, 4.5 घंटे के लिए, उसके लिए बस वही स्कूलिंग है, बाकी वो घर आके रिलैक्स है, अपना खेल रहा है। यहाँ तक कि मैं अमेरिका की बात करूँ, मेरी कज़न वहाँ रहती हैं, तो जब वो प्राइमरी सेक्शन में थे तो वो उन्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती थी, और वही पाकिस्तानी माँ कि मेरे बच्चे जो है अच्छा हो, तो वो मैथ की भी टीचर रह चुकी थी, तो मैथ अच्छी होनी चाहिए। तो मैथ के लिए जब वो बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाता था तो वो पता नहीं होता था मोहल्ले में कि ये कहीं ट्यूशन पढ़ने जाता है, वरना गवर्नमेंट फाइन कर देगी। मतलब इस तरीके के सिस्टम भी जब हमने सुना हम हैरान हो गए कि यहाँ तो अम्माएँ पीछे पड़ी रहती हैं जो ज़रा से भी सीरियस होती हैं पढ़ाई को कि नहीं ट्यूशन भी जाना है, तो घर में भी पढ़ना है, स्कूल भी जाना है।
तो हमारे यहाँ सारे ही शोबों में पेरेंट्स को ले लें, वो भी यही कर रहे हैं, और गवर्नमेंट तो इस काम में बहुत पीछे है इस वक्त। तो बहुत अच्छी सजेशन थी आपकी कि गवर्नमेंट जब तक इनिशिएटिव नहीं लेगी, हम प्राइवेट स्कूल वाले इसमें 100% नहीं दे सकते। हम जितना दे रहे हैं वही मेरे ख्याल में बहुत है। हमें पेरेंट्स को भी फेस करना पड़ता है, फिर बच्चे भी जो बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, वो भी फिर दूसरे स्कूलों के बच्चों से मवाजना कर रहे होते हैं। तो सर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपसे दोनों रोकों पे बात हुई कि रमज़ान के हवाले से भी हमने बात की और आपका जो शोबा है एजुकेशन उसके हवाले से भी बात की। एक आखिरी छोटा सा सवाल जिसको आप बहुत शॉर्ट जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो इलाका है लिटरेसी रेट में बहुत हाई है, रजिस्टर्ड स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ के एजुकेशनिस्ट जो हैं, जो स्कूल के ऑनर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं आपका ऐसा इरादा है कि पॉलिटिक्स की तरफ जाने का मुस्तकबिल में? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे स्कूल ओनर्स जो हैं वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं। हर इंसान का पर्सनली लगाव जो है वो किसी न किसी तरफ होता है, लेकिन ऐसा अभी तक मैंने कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया, और हो सकता है कि इन फ्यूचर भी मेरा कोई ऐसा इरादा है पॉलिटिक्स का। मतलब फिर भी आपके जवाब में एक छोटी सी कहीं आ रही है झलक, और जब तक एजुकेशनिस्ट या एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो हमारी पॉलिटिक्स भी अच्छी नहीं होगी। ये भी एक अच्छा रुख है, लेकिन एजुकेशनिस्ट अगर पॉलिटिक्स में आके कुछ अच्छा करें तो फ़ायदा है, ना कि वो उसके रंग में ढल जाए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी किसी और नशिस्त में हम आपको और किसी उन्वान पे टॉपिक पे ज़रूर ज़हमत देंगे। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए, और साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि सर का स्कूल, सर की मैनेजमेंट, AYDF के जो राशन की मुहिम है, और जो ऐसी फैमिलीज जो ईद पे कपड़े नहीं पहन पाती, पुराने कपड़ों में होती हैं, उनके लिए सर ने अपने स्कूल में एक ड्राइव स्टार्ट ली है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों में भी ये चीज़ पैदा की जा रही है कि हमने किसी की मदद करनी है। अगर इस उम्र में उनमें ये चीज़ पैदा हो गई, समझ गए, तो जब वो खुद किसी मकाम पे होंगे तो वो यकीनन अपने आसपास लोगों का ख्याल करेंगे। तो सर ने हमारा बहुत साथ दिया और हमेशा देते आए, और उम्मीद करते हैं आगे भी ये साथ उनका हमारे साथ बरकरार रहेगा। और आज के प्रोग्राम के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं सैयद फहाद और हमारे शूट हेड, प्रोडक्शन हेड अली नकाश की तरफ से आज के प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह कल एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।